राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मोतीचूर के लड्डू की एक आसान सी रेसिपी। अच्छा, एक बात तो है, मेरे घर में मिठाई को बनाने का एक बहाना चाहिए होता है। मेरी फैमिली वाले किसी भी त्यौहार का इंतज़ार करते रहते हैं और ख़ासकर उस त्यौहार का इंतज़ार ज़्यादा करते हैं जिस पे कोई मीठा बनता है, क्योंकि मेरी बेटी को और मेरे हस्बैंड को मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो आए त्यौहार पे मीठे की रेसिपी को या मीठे को बनाने का बहाना ढूंढते ही रहते हैं। आज आप सभी के लिए मोतीचूर के लड्डू की एकदम परफेक्ट रेसिपी लेके आई हूँ। सबसे पहले आपको बताती हूँ, मैं इसको बना रही हूँ राजधानी के बेसन से। राजधानी का जो बेसन होता है 100% चना दाल से बना होता है। मेरी सारी रेसिपियाँ जो है राजधानी के बेसन से ही बनाई जाती है, भले ही कड़ी हो, पकौड़ी हो, पकोड़े हो, वड़े हो या फिर कोई भी मिठाई हो। आप बोलते हो ना दीदी आपकी मिठाई का जो कलर है ना बहुत ही अच्छा आता है, तो मुझे ऐसा लगता है इस बेसन की वजह से ही आता है। और ये फाइन वाला बेसन है। मेजरिंग के लिए यानी मेजरमेंट के लिए मैंने अपना ये केक टिन ले लिया है। बल्कि बोलते हो दीदी आप मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया करें, लेकिन जो मेजरिंग कप होते हैं ना वो हर किसी के पास नहीं होते हैं। लेकिन घर में कटोरे, कटोरी, कप, गिलासी नॉर्मली ये सभी के पास होते हैं। तो इसको हमें हल्के हल्के से क्या करना है, बेसन से भर लेना है। और मैंने इसको एक बड़ी सी जो है मिक्सिंग बाउल में डाल लिया है। अब इसी कटोरे से मैं यहाँ पर पानी को लेने जा रही हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर राजधानी बेसन का इस्तेमाल किया है। मुझे दूसरे बेसन का देखिए पता नहीं है कि वो कितना पानी अब्सॉर्ब करेगा, बट इतने बेसन में 3/4 कटोरे के जितना पानी चला जाएगा। तो आपको बिल्कुल हिसाब से नाप के ही ले लेना है। ये जो घोल बनाया जाता है ना, तो इस पर आपको ज़्यादा सा ध्यान देना है ताकि आपकी जो बूंदी है ना वो सॉफ्ट ना पड़े, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सी बने। और इसको हमें बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट तक आप इसको इसी तरीके से फेंटते रहिए। इसको एकदम लम्स फ्री घोल बना के तैयार कर लेना है। देखिए मैं आपको सामने से इसलिए दिखा रही हूँ, जैसे आप इस तरीके से घोल को ऊपर को उठाओगे तो इस तरीके से बूंदियाँ गिरनी चाहिए। अब ये जो बूंदें गिर रही है ना, यही हमारी जो है घी या तेल में जाएंगी फ्राई होने के लिए, जो कि एक बूंदी का आकार ले लेंगी। अब मैं आपको इस तरीके से भी दिखाती हूँ। कोई आप स्पून ले लीजिए और बैटर में इस तरीके से डालिए। देखिए ना तो इस पर पूरा चिपक ही रहा है और एकदम ना ही इस पर साफ हो रहा है। तो एकदम लिसली से हमारा बेसन का घोल बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट। देखिए एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी वाला, नहीं कि रिबन कंसिस्टेंसी वाला हमें घोल बनाना है। तो घोल तो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको ढक देते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए साइड में छोड़ देते हैं, या इतनी देर के लिए साइड में छोड़ते हैं जब तक हमारा घी तेल वगैरह गर्म होगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे घर में क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें खासकर मार्केट में मिलती है या घर में भी बनाते हैं तो रिफाइंड ऑयल में बनाते हैं। इसी वजह से मेरी ये चीज़ें पेंडिंग में पड़ी रहती है, क्योंकि बच्चों के पापा को रिफाइंड तो बिल्कुल ही नुकसान देता है। नुकसान तो सभी को देता है रिफाइंड, लेकिन मेरे हस्बैंड को कुछ ज़्यादा सा देता है। अगर थोड़ा सा भी रिफाइंड खा लेते हैं तो खट्टी खट्टी डकार आने लगती है। तो थोड़ी लेट चाहे मेरी रेसिपियाँ बन जाए, मैं कोशिश करती हूँ कि इनको थोड़ा सा हेल्दी से तरीके से बना लूँ। तो मैं यहाँ पर शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरे घर का घी नहीं है, कहीं आप बोलने लगो इतना घी कहाँ से आएगा। रेसिपी मुझे शूट करनी थी और फिर घर में सभी की हेल्थ का भी ध्यान रखना था, तो मैंने यहाँ पर पारस का शुद्ध देसी घी मंगाया है। पारस का जो घी होता है ना काफ़ी अच्छा होता है। झारा मैंने ले लिया है और झारे को ठोकने के लिए पहले मैंने यहाँ पर जुगाड़बाजी की है। मैंने पहले एक डब्बा रख के देखा, उससे झारा सही नहीं बैठ रहा था। फिर मैंने ये चावल भर के रखती हूँ इस डब्बे में मैं, तो फिर मैंने ये रख लिया है। तो कढ़ाई से इस डब्बे की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि ठोकती दफ़ा आपका जो झारा है ना वो कढ़ाई में यानी कि तेल के अंदर ना जाए। जब हमारा घी का टेम्परेचर मीडियम टू हाई के बीच में जाएगा तब हमें इस तरीके से घोल को डालना है। बहुत ज़्यादा घोल नहीं डालना है, नहीं तो बूंदें ना बहुत मोटी मोटी सी बन जाएंगी। तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 चमचे भर के जो है ये घोल को डाल दिया है। इस झारे को मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया था। और ये 0 नंबर का झारा है। उसमें दिखाया गया था कि 0 नंबर का झारा है, इससे बिल्कुल बारीक मोतीचूर वाली जो है बूंदियाँ बनेंगी। अब मैंने यहाँ पर 2 चमचा भर के घोल डाला और फिर इसको डाल दिया। और आपने देखा इसको हिलाने की भी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन पता क्या हुआ, ये वाली जो बूंदियाँ हैं ना काफ़ी मोटी मोटी बन रही थी और इस तरीके की बूंदियाँ मुझे नहीं चाहिए थी अपने लड्डू के लिए। तो मैंने सोचा चलिए एक पहला बैच मैंने शायद इसमें घोल को ज़्यादा डाल दिया है, इस वजह से ये मोटी बनी है। हालांकि जो झारे है ना इस पे 0 नंबर भी लिखा हुआ है, तो मैं बिल्कुल श्योर थी कि इससे बूंदी एकदम परफेक्ट ही बनेगी। एक और झारा भी है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी की बूंदें ना उसी से तैयार करूंगी। तो ये ऑनलाइन मंगाया गया 0 नंबर का झारा है, जिसका रिजल्ट बिल्कुल ख़राब रहा है और मुझे ऐसा लगता है मेरे पैसे भी वेस्ट गए हैं। हाँ, मोटी बूंदी वाले लड्डू बना रहे हैं उसके लिए तो परफेक्ट है, बट मैं इससे नहीं बनाऊँगी। इसको मैं रख के आ गई हूँ
यहाँ पर ये मैंने 1 नंबर का झारा मंगा लिया है। इसको मैंने 3-4 साल पहले अपने लोकल मार्केट से ख़रीदा था और 1 नंबर के झारे में जब मैंने इन बूंदों को बनाया ना, तो इनका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आ रहा था। तो देखिए, मैंने जैसे इसमें 1 चमचे के जितना घोल डाला और इसको मैं ठोकती जा रही हूँ। बहुत तेज़ी से नहीं ठोकना है, बहुत हल्का हल्का भी नहीं ठोकना है। हल्का हल्का ठोकोगे तो बूंदें अच्छे से झड़ेंगी नहीं, और झड़ेंगी नहीं तो धीरे धीरे करके झड़ेंगी तो मोटी पतली सी बन जाएंगी, और तेज़ ठोक दिया तो बूंदियों में एक पूंछ सी बन जाएगी। तो आपको कुछ इस हिसाब से ठोकना है कि बूंदियाँ आपकी बराबर गिरती भी रहे और थोड़ी अपनी शेप भी लेते रहे। आप देख सकते हो पहले वाले झारे से इन वाली झारे वाली बूंदियों का जो रिजल्ट है ना, वो काफ़ी हद तक अच्छा आया है। बूंदियाँ थोड़ी सी मोटी बनी है, जैसे नॉर्मली मार्केट में मोतीचूर के लड्डू आते हैं ना, उससे ज़्यादा परफेक्ट ये बूंदियाँ बनी हैं। वैसे नहीं, परफेक्ट नहीं बोल सकती हूँ, मतलब मोटी थोड़ी सी मोटी बनी है। और बस इनको सीखने में तो ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है, ऐसी लगती है कोई 1 से 1.5 मिनट का। तो जब ये हल्का सा अपना कलर चेंज कर जाए और ये एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सी आपको नज़र आने लगे, आपको निकाल लेना है। अगर कोई बूंदी थोड़ी सी मोटी हो जाती है और कोई बिल्कुल परफेक्ट शेप में आती है, तो आप ये समझ जाइए कि आपकी ठुकाई करने में थोड़ी सी कमी रह गई है। कितनी बार क्या होता है, हम तेज़ झारे को ठोक देते हैं और कितनी बार हल्का सा ठोक देते हैं, कुछ ऐसा होता है। ये कितनी बार हम क्या करते हैं, घोल को झारे के ऊपर ज़्यादा सा डाल देते हैं, तब भी आपकी मोटी बूंदी बन सकती है। और एक बात और भी होता है, इसी झारे से अगर हलवाई लोग बूंदियों को बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट एकदम गोल गोल बूंदी आएगी, क्योंकि उन्हें काफ़ी ना एक्सपीरियंस रहता है। अधिकतर काम ना प्रैक्टिकल ही होते हैं, मतलब प्रैक्टिकल करके एक्सपीरियंस करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर पता है क्या हुआ, जैसे मैंने पहले वाले झारे से बूंदियाँ बनाई थी तो काफ़ी सारी वो बूंदियाँ बन गई थी, वो घोल तो तैयार हो ही चुका था मेरा। तो फिर मैंने इतना ही घोल और बनाया था उसी तरीके से, और फिर मैंने इस झारे से ये बूंदियाँ बनाई थी। अब ये जो मेरी पहले मोटी मोटी बूंदियाँ बनी थी ना, इनको मैं रायते वगैरह में इस्तेमाल कर लूँगी। आप देख सकते हैं इस काम को करते करते यकीन मानिए मुझे कम से कम 1.5 घंटे का टाइम हो चुका है, और मेरा शाम का खाने का टाइम भी हो चला है, और आज मुझे अपना खाना भी बनाने का टाइम नहीं लगा है। तो मैंने अपनी बेटी से बोल दिया था कि ऐसी का भिंडी काट दो, भिंडी बना लूँगी, और टाइम मौका से लगा कि रोटियाँ वगैरह डाल लूँगी मैं। नहीं तो मेरा प्लान था कि मैं चलिए खिचड़ी विचड़ी बना लेती हूँ, पर ना सासू माँ खाती है और ना ही बच्चों के पापा खाते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत मेरे सामने ये आ जाती है। साथ में याशिका के ना एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, नहीं तो अब थोड़ी बहुत जो भागदौड़ होती है ना, वो याशिका संभाल लेती है। बट लड़कियां ना फिर भी बहुत काम में हाथ बटा देती है। देखिए मेरा यहीं से हटने का बिल्कुल टाइम ही नहीं लग रहा था, हालांकि मुझे बहुत तेज़ ना प्यास भी लग रही थी, पर एक एक मिनट बड़ी ही कीमती सी हो रही थी, और थकान भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि जो पहले वाला घोल था उसको उतारने भी मुझे कम से कम आधा पौना घंटा लग ही गया था कि चलिए ये वाला जो है बैच सही बनेगा, ये वाला बनेगा। तो इसी तरीके से मैंने वो पूरा ही घोल बना लिया था, लेकिन परफेक्ट रिजल्ट उसका आ ही नहीं रहा था, फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने ये झारा चेंज कर लिया था, उसके लिए मैंने फिर से उसी तरीके से घोल को बनाया था, थोड़ी सी देर के लिए उसको छोड़ा भी था। तो आप समझ ही सकते हो लेट तो मैं थोड़ा सा हो ही गई थी। फिर मैंने सोचा चलिए बूंदे भी बनाती रहूँगी, ये भी काफ़ी लंबे मतलब काफ़ी टाइम का ही काम है, तो और एक साइड में अपना खाना वाना बनाना शुरू कर देती हूँ। तो बस इधर मैं बूंदियाँ वगैरह बनाती जा रही हूँ और इन पे भी मेरा ध्यान है, और उधर मैंने कढ़ाई रख के भिंडी वगैरह छोंकने का प्लान बना लिया है। याशिका बोल रही थी मम्मी मैं बना लेती हूँ, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम्स ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मैंने बोला तू याद कर ले अपनी पढ़ाई वगैरह कर, चलिए मैं जो है थाम लेती हूँ जो भी कुछ है। मुझे थोड़ा सा लेट हो गई थी आज, भोग बनाने में कम से कम 15 मिनट में लेट हो चुकी थी। तो एक तरफ जैसे मैं सब्ज़ी वगैरह छोंक रही हूँ और एक तरफ मैं ये काम कर रही हूँ। अब ये वाला जो मोमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मैं इसलिए दिखा रही हूँ, मुझे काफ़ी मतलब सब्सक्राइबर्स के मेरे फ़ोन आ जाते हैं और वो बोलते हैं दीदी हमें तो घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं और हम रेसिपी शूट नहीं कर पाते हैं, और हमारा चैनल नहीं चल रहा है, हमारे व्यूज़ नहीं आते हैं, ये है वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो मतलब मुझे बताते हैं। और जैसे कि मैं वीडियो में बता रही हूँ इसी तरीके से मैं उनको समझाती भी हूँ, जितना हो सके। बहुत ज़्यादा समझदार तो नहीं हूँ बातों को समझाने में, लेकिन फिर भी मैं समझाती हूँ। देखिए 24 घंटे में से 25वां घंटा किसी के पास भी नहीं होता, 1 मिनट फालतू किसी के लिए भी नहीं होती है, और घर परिवार का काम भी सभी के पास होता है। तो जब भी मैं अपनी रेसिपी वगैरह शूट करती हूँ तो देखिए इस तरीके से हैंडल करती हूँ। अधिकतर मैं अपनी रेसिपियों को शाम के टाइम में शूट करती हूँ, शाम के टाइम में शूट करके खाना वाना भी साथ ही चलता रहता है, और मतलब वही 10 साढ़े 10 बजे तक मेरी रेसिपियाँ कंप्लीट होती है, कैमरा हटता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है, काम वगैरह भी निपटाना होता है, और साथ ही साथ फिर इनकी क्या करती हूँ मैं क्लिप वगैरह इकट्ठी कर लेती हूँ।
अगले दिन नाश्ता करने के बाद फिर से अपना जो है एडिटिंग वगैरह का काम उठा लेती हूँ। होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोपहर का खाना वाना बना के उसके बाद वॉइस ओवर वगैरह करके और रेसिपी आप तक पहुँचती है। तो बहुत टाइम लग जाता है, यकीन मानिए, थकान भी होती है, सारे काम होते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ करना है ना तो देखिए कुछ ना कुछ तो बलिदान देना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो चीनी ली है और 750 ml के जितना पानी डाल दिया है। बातें तो बहुत ज़्यादा हो ही चुकी है। उसके बाद पता क्या है, मतलब बरसात चल रही है और छोटी छोटी चींटियाँ इतनी आ रही है कि आप चीनी को ना अगर टांग भी दोगे ना कहीं, चींटी ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाती है। और मुझे ये समझ नहीं आता है कि चींटियाँ पहुँचती कहाँ से हैं। मैंने चीनी को धूप में रखा, अच्छे से फटक लिया, लेकिन फिर भी ना एक आध चींटी, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इसमें चींटी हो, मन से ही नहीं मानता है। तो मैंने यहाँ पर चीनी डाल के इसको अच्छे से घोल लिया। हालांकि एक भी चींटी नहीं थी, केवल अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने यहाँ पर छलनी से जो है थोड़ा बहुत, अगर तिनके वगैरह भी होंगे ना तो वो निकल जाएंगे। चीनी को सुखाया जाए तो हवा के साथ भी कोई ना कोई तिनका वगैरह आ ही जाता है। तो चीनी को मैंने अच्छे से कर लिया है साफ, और यहाँ पर चीनी हमारी घुल के तैयार हो चुकी है। ये यासिका बोल रही थी कि मम्मी लड्डू को आप पीले कलर में बनाओ, पेड़ा बोला था मम्मी नहीं बिल्कुल मार्केट के जैसे बनाओ। तो दोनों का ही मन रखने के लिए पहले मैंने थोड़ा सा केसरी कलर डाला है, 1 चम्मच के जितना इलायची पाउडर डाला है, और फिर बेटे का मन रखने के लिए मैंने यहाँ पर रेड वाला फूड कलर डाला है, जो कि जलेबी का कलर होता है। तो दोनों का ही मन रह गया है। और जॉन से ने भी पूछा, मैंने बोला तुम्हारी पसंद का ही मैंने कलर डाला था। तो चलिए, यहाँ पर हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी होती है। जब चीनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से खुल जाए, गैस का फ्लेम एकदम धीमा कर देते हैं, और ये जो बूंदी है ना तैयार की हुई, इनको यहाँ पर डाल देते हैं। गैस को ऑफ करके नहीं डालेंगे, अभी भी हमें बूंदियों को चाशनी में पकाना है, और पकाना है 5 से 6 या फिर 7 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम एकदम धीमा करके रखिए और इनको इस तरीके से पलटा देते रहिए। आपको ऐसा लग रहा होगा मानो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन बिल्कुल भी पानी यहाँ पर नहीं रहेगा, मतलब ये पतले पतले से नहीं रहेंगे। कवर करके इसको आधा घंटे के लिए, पौना घंटे के लिए छोड़ना है हमें, और बीच में इसको 1 से 2 बार चला भी देना है। जैसे आपको लगे कि हाँ 10-15 मिनट इसको रख के हो गई है, तो आप इसको बीच में ना थोड़ा सा चला दीजिए। तो आप देखोगे जो बूंदी है ना वो अच्छी से चाशनी को सोख कर चुकी है, और साथ ही साथ वो फूल भी चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो रही है। अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बूंदियाँ तो तैयार हो चुकी है लड्डू बनाने के लिए, पर बिल्कुल भी अभी मुझे टाइम नहीं है। इसको उतार के मैं साइड में रखती हूँ, और पहले ना घर का खाना वाना बना लेती हूँ, क्योंकि लगभग में ना 8 बजे का टाइम हो चुका है अब, और थकान इतनी हो रही है ना, मन कर रहा है कि बस लेट जाऊं। लेकिन अब ये रेसिपी पूरी तो मुझे करनी है। इस तरीके की रेसिपियाँ कभी कभी जब फ्लॉप हो जाते हैं ना, बनाते बनाते फेल हो जाते हैं, और दोबारा से जब मेहनत करती है ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, और बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है, और ये रेसिपियाँ लंबी भी होती है। दूसरा, ये हमारे रूटीन से हट के रेसिपियाँ होती हैं, क्योंकि थाली वाली की रेसिपी आती है तो वो रूटीन में अपना खाना वाना चलता रहता है, तो वहीं सूट भी हो जाती है और अपना काम भी हो जाता है। लेकिन जब भी मिठाई वगैरह बनती है तो ये अपने नॉर्मली रूटीन से एकदम अलग होती है। मिठाइयाँ बनाने के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन मेरे पास अलग से टाइम कभी भी नहीं होता है। आप सभी में से बहुत सारे कमेंट आते हैं ना कि पैसे वेस्ट कर दिया डिश वॉशर लेके, इससे अच्छा तो हाथ से ही धो ले, ये है वो है। और आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर जो मेरा डिश वॉशर है वो बर्तन से ठसम ठस भरा पड़ा है, और बहुत सारे बर्तन अभी रह भी रहे हैं। हमने क्या किया, रोटियां बना के खाना वाना खाने के बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ। अभी मेरे लड्डू बांधने भी रह रहे हैं, इतने सारे लड्डू उनको बांधना भी है, और आपने देखा कि बर्तन वगैरह कितने सारे रह रहे हैं। और यहीं तक बात सीमित नहीं रहती है, वो बाहर बर्तन गए, और अभी देखिए बड़े बड़े बर्तन मेरे यहाँ पे पड़े हुए हैं, और थोड़े बहुत बर्तन तो मैं साथ के साथ भी साफ करके रखती रहती हूँ। तो जब मैं रेसिपी शूट करती हूँ या फिर काम में लगे रहते हैं ना, तो इतना काम फैल जाता है। साफ़ करने के लिए तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन आप बताइए, थकान भी होती है, और साफ़ करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होता है। अब डिश वॉशर में बेटी भी लगा देती है बर्तनों को, बेटा भी लगा सकता है, और अब मेरे हस्बैंड भी लगा देते हैं। अब ये थोड़ा ही ना इतने सारे बर्तनों को साफ़ करेंगे खड़े होके, तो मैं इनको बोल देती हूँ, तो कुछ काम में मेरे ही हाथ बटा देते हैं, बर्तन वगैरह वहाँ लगा देते हैं, और जो बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं उनको मैं साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये तैयार तो हो ही चुका था, और अभी इतना ठंडा हो रहा है कि हम इसके लड्डू बांध सकते हैं। मैंने इसको एक परात में निकाल लिया है, इसमें मैंने खरबूजे के बीज यानी कि मगज डाल लिए हैं, और इसमें अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, और मैंने इसके लड्डू बांधने शुरू कर दिए हैं। तो बहुत ही ईजी से बन रहे हैं, ना तो यहाँ पर सिरप हमारा ज़्यादा रहा है और ना ही यहाँ पर कम रहा है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट मैंने आपका बताया है मोतीचूर के लड्डू बनाने का। तो
इतनी बारीक बूंदी तो यहाँ पर नहीं बनी थी, देखिए जितनी नॉर्मली मार्केट में आती है, क्योंकि मेरा 0 नंबर का जो झारा था वो फेल हो चुका था। ये 1 नंबर के झारे से बनाई गई बूंदी है, तो थोड़ी सी मोटी है, लेकिन यकीन मानिए ना आप, लड्डू इतने ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुए थे ना कि मार्केट के लड्डू खाना भूल जाओगे आप। और दूसरा ही मैंने घी में बनाए थे। अब इतने सारे लड्डू बनाने के लिए काफ़ी देर मुझे यहाँ पर खड़ा रहने पड़ेगा, कम से कम घंटों ही खड़ा रहना पड़ेगा। तो मैं लड्डू को उठा के आ गई हूँ यहाँ पे, और बस आराम से ऊपर बैठ के बना रही हूँ। तो यहाँ पर चलिए सारे लड्डू बन चुके हैं, और करीब करीब अब 10 से सवा 10 बजे का टाइम हो चुका है। लड्डू बनाना मैंने करीब 5:30 बजे करीब स्टार्ट कर दिया था, और 10 सवा 10 बजे तक मैं इस काम को करके चलिए फाइनली निमट तो गई हूँ। तो ये लड्डू मैंने आपको रात को दिखाए, अब मैं आपको दिखाती हूँ सुबह के टाइम में। देखिए अब ये लड्डू सेट हो चुके हैं, लेकिन हार्ड नहीं हुए हैं कि चीनी हमारी यहाँ पर जम गई हैं, और पतले पतले से भी नहीं है। और तोड़ने से देखिए कितने बढ़िया टूट रहे हैं। और कलर पे आप इसका ध्यान कीजिए, थोड़ी सी कैमरे में ब्राइटनेस आ चुकी है, जिसकी वजह से आपको लड्डू का असली टेक्सचर पता नहीं लग पा रहा है। तो आज के मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी देखने के बाद अपने घर में ये लड्डू कौन कौन बना रहा है और कैसे बने हैं ये भी बताइएगा।